वेलकम टू द लेटेस्ट मसला। और आज हम जिस लेटेस्ट मसले पर चर्चा करेंगे वो लेटेस्ट नहीं है लेकिन लेट भी नहीं है। आज हम द लेटेस्ट मसला पर एक ऐसी सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपको वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में जानकारी देगी। वो ऑपरेशन कैसे पूरे हुए, उसके पीछे कौन सी एजेंसी थी और उन ऑपरेशंस को कैसे अपने अंजाम तक पहुंचाया गया और वो ऑपरेशन कैसे अनसक्सेसफुल भी हुए, इस बारे में भी आपको इन सीरीज में बताया जाएगा। हम दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसीज के बेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और आज जिस बेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे वो है इजराइल की मोसाद एजेंसी का ऑपरेशन डायमंड। ऑपरेशन डायमंड इजराइल की मोसाद एजेंसी के द्वारा किया हुआ आज तक का सबसे बेस्ट ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को जानने के बाद आपको लगेगा कि क्या दुनिया में ऐसा भी होता है, क्या दुनिया में ऐसी भी एजेंसीज हैं जो पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट पर काम करती हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन डायमंड की। ऑपरेशन डायमंड की शुरुआत 1962 के मिड में होती है जब मिग-19 रिटायर हो रहे थे और उस टाइम के बेस्ट फाइटर प्लेन को यूएसएसआर ने बना लिया था। उस टाइम के बेस्ट फाइटर प्लेन मिग-21 को यूएसएसआर, जो कि अब रूस है, उसने बना लिया था। वो फाइटर प्लेन उस समय टाइम से बहुत आगे था और एकदम सुपरसोनिक था। उस समय के बेस्ट प्लेन में से वो प्लेन एक था। रूस ने अपने कुछ फाइटर प्लेन्स को अपने मित्र देशों को, और जो कि इजराइल के दुश्मन थे, उसमें मिस्र, इराक और सीरिया को बेच दिए। और रूस ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी। रूस ने जो गाइडलाइंस जारी करी उस समय के सूत्र बताते हैं कि रूस ने ऐसा भी कहा था कि इन फाइटर प्लेन्स में इतना फ्यूल न रखा जाए जिससे कि कोई दुश्मन देश इनको उड़ाकर अपने यहां ले जा सके और इन पर रिसर्च कर सके। लेकिन इजराइल, जो कि इन सब चीजों पर उस टाइम कान टेके हुए था, क्योंकि मिस्र, सीरिया और इराक तीनों देश मिलकर इजराइल पर बार बार सुपरसोनिक जेट से अटैक कर रहे थे। इजराइल ने वो प्लेन वहां से उड़ाने की सोची और अपनी पूरी एजेंसी को उस काम पर लगा दिया। मोसाद के बेस्ट एजेंट जीन थॉमस ने पहली बार उस प्लेन को मिस्र से निकालने का प्रयास किया। मिस्र के पायलट आदिब हन्ना से संपर्क किया गया और मिग-21 को इजराइल तक पहुंचाने के लिए बदले में 10 लाख की भारी भरकम रकम, जो कि 1962 में बहुत ज्यादा थी, देने की पेशकश हुई। आदिब हन्ना ने थॉमस के इंटरेस्ट के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को बता दिया, जिसके बाद जीन थॉमस, उसके पिता और उसके 2 रिलेटिव्स को फांसी चढ़ा दी गई। बाकी जो उसके ग्रुप मेंबर्स थे उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। पहले प्रयास में विफल होने के बाद ये योजना कुछ समय के लिए ठप हो गई, लेकिन मोसाद ने ठान लिया था कि वो मिग-21 को अपने अंजाम तक पहुंचाकर रहेगा, इजराइल तक पहुंचाकर रहेगा। मोसाद ने अपना दूसरा प्रयास मिस्र में नहीं किया और दूसरे देश इराक के लिए अपने एजेंट्स को रवाना किया। इराक में मोसाद 2 पायलटों के संपर्क में आया और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताया। पहले तो इराकी पायलट्स राजी हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस प्लान की जानकारी भी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। इससे पहले कि वो इराकी पायलट अपनी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते और मोसाद के और एजेंट मारे जाते, मोसाद को पता लग चुका था। इससे पहले ही मोसाद ने दोनों इराकी पायलटों को मार गिराया और ऑपरेशन फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद इजराइल तीसरा और फाइनल अटेम्प्ट करता है और इस फाइनल अटेम्प्ट में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए द लेटेस्ट मसला। अब आता है साल 1964, जब इराक में जन्मे एक जोइश ने मोसाद से संपर्क किया, जिसका नाम यूसुफ था, जो कि एक ईसाई परिवार के यहाँ पिछले 10 साल से नौकर के रूप में कार्य कर रहा था। और उसने मोसाद की एजेंसी को बताया कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फ्रेंड एक इराकी पायलट से शादी कर चुकी है और वो इराकी पायलट कोई और नहीं, वो इराकी पायलट मुनीर रेडफा था। और रेडफा इस बात से दुखी था क्योंकि वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन होने के कारण उसको इराकी एयरफोर्स में प्रमोशन नहीं मिल रहा था और वो अपने क्रिश्चियन होने पर इराकी एयरफोर्स में होना अपना दुर्भाग्य समझता था। इसी बात का फायदा इजराइल की मोसाद एजेंसी ने उठाया। यूसुफ के मोसाद के संपर्क में आने के बाद मोसाद ने अपनी एक बेस्ट एजेंट मुनीर रेडफा के पास भेजी, जो कि उसकी दोस्त होने का दिखावा करती है और धीरे धीरे करके उसकी दोस्त बन जाती है। जब वो लड़की रेडफा की दोस्त अच्छी तरह बन गई, उसके बाद उसने रेडफा को सेम स्टोरी सुनाई कि उसके बगदाद के कमांडर उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो एक क्रिश्चियन लड़की है और उसको टैंक्स या कोई भी जो न्यू इन्वेंशन है उसको यूज नहीं करने देते इसी वजह से, और ना ही उसको कोई प्रमोशन देते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो केवल क्रिश्चियन है, यही उसका गुनाह है। फिर रेडफा को ये कहानी सेम अपनी जैसे लगी और उसकी दोस्ती उसके साथ और बढ़ गई। और मोसाद की एजेंसी द्वारा रेडफा को कहा गया कि अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है तो यूरोप ट्रेवल करे। इसके बाद रेडफा यूरोप ट्रेवल करता है और वहां पर मीर अमित की निगरानी में, जो कि इजराइल के एक बड़े पॉलिटिशियन थे, उनकी निगरानी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ रेडफा की मीटिंग होती है और रेडफा को उस समय $1 मिलियन बदले में मिग-21 को इजराइल तक पहुंचाने की बात कही जाती है। इस पर रेडफा सोचने की बात कहकर फिर से इराक लौट आता है। रेडफा को $1 मिलियन के साथ साथ फुल लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और इजरायली सिटीजनशिप का भी वादा किया जाता है। इसके बाद थोड़ी बहुत सोच विचार करने के बाद रेडफा फिर से मोसाद एजेंसी के एजेंट से संपर्क करता है और कहता है कि उसकी फैमिली को बाइज्जत स्मगल करके इजराइल पहुंचा दिया जाए। इस पर इजराइल राजी हो जाता है और कुछ समय के बाद रेडफा इजराइल के उस एयरफील्ड का दौरा करता है जहां पर उसको मिग-21 लैंड कराना था। और जब वो इजराइल में होता है तो उस टाइम इजराइल के एयरफोर्स चीफ से मिलता है
और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कि जब वो मिग 21 इराक से उड़ा के इजराइल तक लाएगा, सारी कठिनाइयों के बारे में डिस्कशन होता है और उसकी लाइफ को भी जो थ्रेट होते हैं उन चीजों पर भी डिस्कशन होता है। लेकिन रेडपा ने ठान लिया था कि वो मिग 21 को इजराइल पहुंचाकर ही मानेगा। और जैसा कि रेडपा की डिमांड के मुताबिक जब वो ये काम करने जाएगा उससे पहले उसकी फैमिली को इराक से सकुशल इजराइल पहुंचा दिया जाएगा। मोसाद इस पर राजी हो गया। मोसाद ने उसकी बेटी, उसके बेटे और उसकी वाइफ को पेरिस के थ्रू इजराइल बुलाया, जबकि उसके माँ बाप और दूर के रिलेटिव्स को स्मगल करके वो बॉर्डर से इजराइल ले आए। और जब सही सलामत रेडपा का परिवार इजराइल पहुंच जाता है, उसके बाद वो दिन आता है जिसका इंतजार मोसाद लगभग 4 से 5 साल से कर रहा था। 16 अगस्त 1966। 16 अगस्त 1966 को रेडपा मिग 21 लेके जॉर्डन के ऊपर से इजराइल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसको वहां के सैटेलाइट ट्रैक कर लेती हैं। लेकिन जब उसको रडार ट्रैक कर लेती हैं तो वो रडार को मैसेज भेजता है कि वो सीरियन एयरफोर्स से है और अपने ट्रेनिंग मिशन पर है, जिसके बाद जॉर्डन की फोर्सेस उसको वहां से जाने देती हैं। और कुछ ही समय के बाद मिग 21 लेके रेडपा इजराइल में उतर जाता है और वहां पर जाकर वो वहां के एयर चीफ मार्शल से मिलता है। और जब रेडपा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि वो फाइटर प्लेन को उसकी लास्ट ड्रॉप पे उसने इजराइल की एयरफील्ड में लैंड कराया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्टैंड था उसकी लाइफ के लिए भी और जो मिग 21 इजराइल पाने की कोशिश कर रहा था उसके लिए भी। डिफेक्शन के कुछ समय के बाद उस प्लेन को मिग 21 को 007 नाम दिया गया और इजराइल ने इसकी सौदेबाजी अमेरिका से की, जो कि अमेरिका ने उस पर रिसर्च की और उसके बदले में अमेरिका ने उसको F4 फैंटम दे दिए, जो कि वो पहले नहीं देने वाली थी। और इजराइल ने उस प्लेन को इतनी बारीकी से उड़ाया और उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी कि गोलन हाइट्स में उसी साल लगभग 6 मिग 21 मार गिराए। इस पर एक फिल्म भी बनी है जो आप लोग देख सकते हैं। उस मूवी का नाम है स्टील द स्काई।